बाबा साहब अंबेडकर के लैंग्वेज में बाबा साहब बोले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेफिनेटली ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड के आदमी होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस या कोई भी हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज हाईएस्ट स्टैंडर्ड के आदमी होते हैं, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। बाबा साहब की बोली मैं हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपको, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जजेस, चीफ जस्टिस ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड के इंसान होते हैं, और मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी होना चाहिए, लेजिस्लेटिव अपना काम करना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए। ये बात भी मैं सहमत, इस बात से भी मैं सहमत हूं। पर इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड का आदमी क्यों ना हो, वो भी अपना पूर्वाग्रही से, वो भी अपना शॉर्टफॉल से, अपने प्रिजुडिसेस से, मतलब पूर्वाग्रही और शॉर्टफॉल से अतीत नहीं है, उससे भी बड़ा नहीं है, उसमें भी कमियां होते हैं। तो ऐसा वाला आदमी, इसके हाथ में वीटो रखना, इतना बड़ा जिम्मेवारी, इतने बड़ा पावर देना, ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है, ये बाबा साहब कहते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया कि ऐसा नहीं होगा। फिर ये ऐसा नहीं था तो अचानक राज्यांग में, अचानक संविधान में कैसा आ गया? तो ये अचानक संविधान में ऐसा आ गया कि 1992 में जजमेंट, टू जजेस जजमेंट कहते हैं, ये पॉपुलर जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का फैसला कर लिया कि जजेस का नियुक्ति अभी जजेस करेंगे। और 124 सब क्लॉज 2 में, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में यह शब्द संविधान निर्माताओं ने डाला था कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, तो उसको क्या कर दिया, इन कंसल्टेशन। अभी सरल भाषा में बताता हूं मैं, अभी चलो, काले सर अभी अपना प्रेसिडेंट है, कमलकांत काले जी हमारा प्रेसिडेंट है बामसेफ का। तो अभी हमारे बामसेफ का संविधान में हम ये लिख लिए कि अगर कोई भी एक विभाग में डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेते समय प्रेसिडेंट के ऊपर यह नियम होगा कि वो विभाग के जो अध्यक्ष होगा, वो विभाग के जो प्रमुख होगा, उनके साथ में सहयोग में, उनके कंसल्टेशन में डिसीजन लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं, सरल भाषा, इसमें किधर भी यह लिखा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके सहमति से, उनके परमिशन से यह डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा अर्थ निकला क्या? इन कंसल्टेशन, गूगल करके देख लीजिए, डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, कंसल्टेशन का कोई भी दुनिया का डिक्शनरी में, कोई भी ऑक्सफोर्ड से लेके लोकल आपके मराठी में जो भी डिक्शनरी मिलेगा वो निकाल के देख लीजिए, कंसल्टेशन शब्द का मतलब कभी भी सहमति नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। यह अभी अधिकार पूरा जजेस के हाथ में दे दिया। चलो, जजेस के हाथ में दे दिया, उसका नतीजा क्या हुआ मैं आंकड़े बताता हूं। अभी भी क्या होगा, अभी भी क्या होगा, ये कंकरेंस का नतीजा क्या हुआ पता है आपको? 90% जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे के सारे अपर कास्ट से, खास करके ब्राह्मण है। बाकी 10% जो बचे हुए लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट में आज के तारीख में ट्राइबल नहीं है, एक भी ट्राइबल नहीं है। और डेमोक्रेसी का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यह है कि लोकतंत्र में किसका फैसला लेने का अधिकार वो अपना समुदाय को होना चाहिए। अगर मेरे बारे में अगर कुछ फैसला दे रहे हैं तो मेरे पार्टिसिपेशन के बगैर आप मेरा फैसला कैसा डिसाइड कर सकते? मतलब अभी रिजर्वेशन के बारे में कुछ फैसला दे रहे और रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके बेंच में नहीं है। यह डिस्कशन महिलाओं के बारे में भी आया था कि महिला जज जब तक नहीं होगी तो महिलाओं की भलाई नहीं होगी। महिलाओं के जजमेंट, महिलाओं के रेफरेंस में जो भी जजमेंट्स आएंगे वो महिला भी वो बेंच में पार्ट होना चाहिए, ये मानने के लिए तैयार है। अभी आरक्षण के बारे में अगर जो जजमेंट आ रहा है तो आरक्षण के जजमेंट में
मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यह क्या डेमोक्रेसी का वायलेशन नहीं है? मेरा फैसला आप कैसा ले सकते? कोलिजियम सिस्टम का और एक बहुत खतरनाक नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के जजेस सुप्रीम कोर्ट में अभी क्यों नहीं है? ट्राइबल के नहीं है, शेड्यूल कास्ट के शायद एक है। इतना कम रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट तक शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के आज के तारीख के इतिहास में कभी भी एक दो जजेस से ज्यादा कभी एक ही समय में गया ही नहीं। अगर गया नारायणन जैसे कोई गया, अगर टॉप कोलिजियम में गया, हार्डली एक दो लोग हैं और उनका भी कोई काम करने नहीं दिए। ये हिस्ट्री है। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। आप लिस्ट लेकर देख लीजिए। जब भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एलिवेशन होता है, वो एलिवेशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम देखते हैं। उनका उम्र देखना चाहिए आपको। ये उम्र देख लीजिए। कोई भी आदमी कम से कम 54-55 इयर्स के नीचे वाला आदमी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एलिवेशन हाईकोर्ट का जजेस नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अगर वो 43, 42, 44 इयर्स में, अगर 45 इयर्स में अगर जज बन गया हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस बनने के बाद में 1-2 साल उधर बैठेगा और हमारे खिलाफ में फैसला दे सकता है। कितना भी चमचा हो, कितना भी दलाल हो, अगर उसके हाथ में पावर आ गया तो ये क्या कर सकता है? ये डर उनके अंदर है। तो इसीलिए कम से कम 54-55 इयर्स आए तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एलिवेशन नहीं मिलता। यह एक सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस नहीं जाते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे जजेस नहीं बनते। मैं 2013 में, शायद 2013-14 में एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में वो गया कि कोई भी चीफ जस्टिस आज के तारीख में माइनॉरिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुसलमान जज नहीं है। 2013-14 की बात कर रहा हूं। तो एक डेटा हमने निकाल के पब्लिश किया, कितने शेड्यूल कास्ट आए, कितने माइनॉरिटी आए, कितने शेड्यूल ट्राइब आए। बहुत खतरनाक डेटा था। तो दोस्तों, मैं ये बात पे आपको इशारा कर रहा हूं कि कोलिजियम सिस्टम के द्वारा जो जजमेंट्स दिए गए, कोलिजियम सिस्टम बनाने के बाद में जो जजमेंट्स दिए गए, उसका नतीजा यह है कि 2013 में जब ओबीसी जनगणना का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, सुप्रीम कोर्ट, आप जजमेंट पढ़ लीजिए, हमने एक आर्टिकल भी लिखे थे, जजमेंट, जजेस आर राइट बट द जजमेंट इज रॉन्ग। एक आर्टिकल में ये सारा उसका एनालिसिस करके लिखे थे, शायद होगा वो ऑनलाइन में भी। तो ओबीसी जनगणना का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, मद्रास हाई कोर्ट बोलता है कि ओबीसी का जनगणना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका रीजन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए सेंसस का डेटा रहना बहुत जरूरी है। ओबीसी जनगणना का मतलब नाई कितने हैं या कुर्मी कितने हैं, चौधरी कितने हैं, ये जानने का नहीं। ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर एजुकेशन कितना आया, एक एक जाति के अंदर एजुकेशन कितना आया, उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट कितना मिला, ये सारा का सारा डेटा मिल जाता है। दुनिया में कौन सा भी एक डेमोक्रेसी को आप ले लीजिए, एक डेमोक्रेसी में पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी डेमोक्रेसी में पॉलिसी बनाने के लिए फंडामेंटल डेटा चाहिए। ये डेटा कहां से निकलता है? सारा दुनिया भर में डेटा कहां से निकलता है? सेंसस से निकलता है। वैसा जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंसस है, सब वो सेंसस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि सेंसस नहीं रहने से पॉलिसी नहीं बनेगा। अगर पॉलिसी नहीं बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल जो है उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। यह सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए कि सेंसस का डेटा का प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस कहते हुए
कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि सेंसस अगर करने का परमिशन हम दिए तो इसका नतीजा डेमोक्रेसी के विरोध में जा सकता है। यह मूलभूत ढांचा का भूत को ला लिया और कह दिया कि ये रिजर्वेशन बढ़ जाएगा, किसी का भी होप स्काई लिमिट होना चाहिए, अनवांटेड कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट कह दिया। तो मैं ये जो आपके माइंड में डाल रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से बनाए हुए नीति को, जो खास करके बहुजनों के विरोध में बनाए नीति को, वो डिसाइड करते समय कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, हाई कोर्ट्स ने ये नहीं कहा, एक जजमेंट मुझे दिखा दीजिए कि ये कभी भी कोई भी जज ऐसा कह दिया कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा का वायलेशन है। ऐसा एक भी जजमेंट बहुजनों के हित में आज तक कमेंट नहीं है। रिवर्स में जब ये बात अलग है कि बीजेपी गवर्नमेंट कोई ये नौटंकी करती है, ये बात एनजेएसी को लाने के बाद जब कर रहे थे 2014 में, तो एनजेएसी जजेस को नियुक्त कैसा करना चाहिए, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके अंदर मेरिट होना चाहिए, सारे बातें जब आ रहे थे, ये कोलिजम नहीं होना चाहिए, ऐसा एक पॉलिसी बना के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करे थे। ये एनजेएसी को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा का वायलेशन है। कहां लिखा है? मैं तो इतने बार संविधान पढ़ा, मुझे तो किधर भी नहीं दिखा। उल्टा ये लिखा हुआ है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, मतलब इंटरप्रिटेशन करे तो कोलिजियम सिस्टम है, यह संविधान के विरोध में है। तो दोस्तों, ये हमारा रिजर्वेशन, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन के ऊपर इल्जाम लगाते थे, कहीं ना कहीं हमारे खुद के लोगों के अंदर भी ये समझदारी हम बढ़ाने का जिम्मेवार हमारे ऊपर है कि ये रिजर्वेशन का एक्चुअल इंटेंशन क्या होता है। अगर ये रिजर्वेशन का इंटेंशन हम समझ लिए तो ये रिजर्वेशन का जो बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग जागृत हो जाएंगे, और वो लोग जागृत जब होंगे, बहुत बड़ा लड़ाई, रेवोल्यूशन इस देश में आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट कश्मीर की मुद्दा, टेलीफोन, इंटरनेट बंद करने की मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, उसके ऊपर अभी तक चिड़ी चुप, अभी तक कोई बात नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कोई बात नहीं, जब काले सर बता रहे थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं। ईवीएम के ऊपर तो मैं इसके पहले बहुत बात कर चुका हूं। ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो संविधान के लिए दिन ब दिन खतरा पहुंचाते हैं। वैसा संविधान को बचाने के लिए, अगर संविधान को बचाने के लिए जुडिशरी आगे नहीं आता है और संविधान को खत्म करने के जैसा ईडब्ल्यूएस, ईवीएम, ओबीसी सेंसस, जाति आधारित जनगणना जैसे फैसलाओं को न्यायपालिका के द्वारा हमारे ऊपर थोपते हैं, जब मैं ये बात कहने में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आम जनता को, कॉमन मैन को आज के तारीख में न्यायपालिका के ऊपर उम्मीद उड़ गया है। कोई उम्मीद नहीं है। पर ये अगर ज्यादा दिन चला तो जैसा बाबा साहब वार्न करते थे, जो कम्युनिटीज इसको बहुत ही लेबोरियस वे में, ये कम्युनिटीज जो संविधान का निर्माण करे, अगर वो संविधान और वो न्यायपालिका के द्वारा उसका बचाव नहीं होता
जो लोग इसको बहुत मेहनत, बुद्धि, श्रम से निर्माण करे, वही लोग इसको ब्लो अप कर सकते हैं। ये दिन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आना चाहिए तो हमको जागृत होना पड़ेगा। और जागृत का एक खास क्वालिटी ये है कि ये रेस्पॉन्सिबल वे में होना और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम जागृत नहीं होंगे, जब वो इंडिविजुअली जागृत होने का कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ऑल बार एसोसिएशन हमने जब बनाया 1 साल पहले, तो ऑल बार एसोसिएशन का पूरा देश भर में हम ट्रेनिंग ले रहे, पूरा देश भर में जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल से लेकर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के लेवल से हम ऑल बार एसोसिएशन का निर्माण कर रहे हैं। ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से देश भर में 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपके इलाके में भी अगर कुछ हो गया, कुछ अन्याय हो गया, अत्याचार हुआ, तो आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ खड़ा होने के लिए एक ऑल बार एसोसिएशन का वकील आपके जिला में होगा। ये हम करके दिखाएंगे। तो ये करके हम दिखाना है। तो इसके सबसे पहले काम आपको करना होगा, हम सबको करना होगा। ये छोटे काम है। आपके जिला में जाइए, आपको जो भी वकील आपके संपर्क में रहेगा, SC ST OBC माइनॉरिटीज के रहेगा, अभी आरक्षण बना के, EWS बना के, EWS में वो लोग सवर्णों को रिजर्वेशन दे दिए, तो सवर्णों को हम भी रिजर्वेशन देते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको नहीं लेते हैं, ये उनके लिए रिजर्वेशन है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसलिए आप ओपन कैटेगरी में आ जा सकते हैं। तो आप क्या करिए, उनके पास संपर्क कीजिए और आपके जिला और आपके स्टेट प्रेसिडेंट को उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, उनसे कोई फोन कॉल, टेलीफोन कॉल अरेंज करवा दीजिए, उधर से नेटवर्किंग होगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। हर जिला में हम ऑल बार एसोसिएशन को खड़ा करने में हम कैसा भी पहुंचेंगे, और आपके सहयोग से हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ये 3 साल, लगभग 2 साल में अंदर, क्या क्यों ना 1 साल के अंदर ही हम ये मकसद को पूरा कर सकेंगे। ये सबका साथ सहयोग मैं चाहता हूं। यह आशा से मैं इस बात को इधर खत्म करना चाहता हूं। आप सबने मेरा बात बहुत ध्यान से सुना। आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।